ठीक। के वास्ते तेरे दिल में प्यार किसी कदर तुम्हें तेरे उधर सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल रीडिंग फाइट जीएस। सर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ऐसी चल रही सर आप लोग की तैयारी। सीडीएस एनडीए 21 अप्रैल, बार बार याद कराता हूँ, ठीक है। तो सर ये ज्योग्राफी की सीरीज है जो कि कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक, हमने पिछली वीडियोस में कंपोजिशन देख लिया था किसका सर, एटमॉस्फेयर का। आज हमारा क्या है, आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, कि आपके एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स है, वो लेयर किस बेस पे डिवाइड करिए, क्यों 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 की गई है लेयर पे डिवाइड। चुपचाप बैठे नहीं बन रहा था क्या ठीक है, बट क्यों की गई है, अलग अलग कारण है उसके। ठीक, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और मैं आपको एक छोटी सी हल्की सी नॉर्मल से ट्रिक क्या नॉर्मल समझने वाली बात है कि आप इसको कभी भूलो नहीं कि कौन सी लेयर पहले आती है, कौन सी लेयर बाद में आती है। ठीक, वो भी अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर आज की क्लास। देखिए क्या बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बोलता है कि द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो सर हमने लेयर क्यों बनाई, क्योंकि हर लेयर का टेम्परेचर कुछ है, डेंसिटी कुछ है। मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी के बेस पे हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है और उनके लेयर के नाम रख दिए गए। ठीक, ये बोलता है वो। फिर बोलता है कि डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। क्या दिया सर उसने, एक पहला पॉइंट, मेन पॉइंट क्या दिया है कि आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब आप समझते हो ना। देखो डेंसिटी मतलब आप इतना ध्यान रखो, भीड़ भाड़, इतना समझो। डेंसिटी, डेंस जगह, डेंस एरिया। ठीक, मतलब ज्यादा 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 जहाँ पे ज्यादा चीजें हो, उसको आप ऐसे समझो डेंसिटी। तो इन शॉर्ट ये है कि आप जैसे जैसे अब एल्टीट्यूड पे जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। कहाँ की बात हो रही सर, एटमॉस्फेयर की। ठीक, आपकी बिल्डिंग से ऊपर की बात नहीं हो रही। ठीक, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी जो है कम होती जाएगी। कैसे क्या होगी अभी आगे पढ़ेंगे। फिर क्या बोलता है, द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। अब सर हमने इस लेयर को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सबका जो टेम्परेचर है सर वो अलग अलग है। जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि जो लाइन्स है कभी इधर जा रही है, कभी सीधी हो जा रही है, कभी इधर जा रही है, फिर सीधी हो जा रही है, फिर इधर, फिर सीधी, ऐसे करके। तो इस बेस पे टेम्परेचर के बेस पे आपके लेयर बनाए गए। कौन कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो एक एक करके सबके बारे में देखें। शुरू करते हैं सर आपका ट्रोपोस्फियर से, जो कि पहली चीज ये है। क्या बोलता है, द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट एवरेज हाइट, देखो मेन मेन चीज मैं आपको टिक करता हूँ ताकि आपको कितना हो। ओके, देखो, द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट एवरेज हाइट इज 13 kilometer and extends roughly to a 8 kilometer near the poles and about 18 kilometer at the equator. Okay. सर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो आपको याद रखना है। एक मिनट इसको राइट से येलो कर दूं, समझ में दिख नहीं रहा होगा ना। एक मिनट, 2 मिनट रुकिएगा। हाइट भैया 13 किलोमीटर होती है, एवरेज हाइट जो होती है 13 किलोमीटर होती है। किसकी बात करें सर हम अभी, अरे यार अब चल जा, ट्रोपोस्फियर की। ठीक, और फिर नई चीज क्या बोल रहा है कि height of 8 kilometer near the poles and about 18 kilometer at the equator। सर ये क्या नई कहानी गढ़ रहा है, समझाओ, समझ नहीं आ रहा। देखो सर क्या बात है, सीधी सी चीज बताऊंगा, ध्यान रखना। देखो नई चीज है, ध्यान से समझो। देखो सर, बिल्कुल ध्यान से समझो। एक छोटी सी चीज है सर, एक मैंने आपको बताया था सर, हालांकि मैं बता चुका हूँ बट फिर भी आप समझो। देखो, एक जगह है सर वार्म, एक जगह है सर कोल्ड। आराम से समझो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है सर, वार्म जगह में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये वार्म, यहाँ पे वार्म है,
ये अर्थ सरफेस है, और कोल्ड है यहाँ पे अर्थ सरफेस है। ठीक, ये वार्म है यहाँ पे, ये अर्थ सरफेस, कोल्ड का यहाँ पे अर्थ सरफेस। अलग अलग सिचुएशन को बता रहा हूँ। देखो वार्म कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स है ना वो लाइटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं सर, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। आपके वार्म में जो अर्थ सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं। मैंने क्या बताया सर, वार्म में पार्टिकल्स जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, लाइटर होते हैं इसलिए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऊपर सर ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, ऊपर पहले से कुछ पार्टिकल्स है, ये नीचे का पार्टिकल और ऊपर आ गए तो ऊपर ज्यादा हो गए, मतलब यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो गई, यहाँ पे भीड़ कम हो गई, है ना। पार्टिकल्स चले गए तो उतने पार्टिकल्स नहीं बचे, हालांकि बचे बट उतने नहीं बचे। तो यहाँ पे सर प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सर आपका प्रेशर हो जाएगा लो। कैसा प्रेशर हो जाएगा सर, लो। यहाँ पे सर ज्यादा लोग आ गए तो यहाँ पे सर कैसा प्रेशर हो जाएगा, हाई। बात समझ में आ गई, ये किसकी कहानी सर, वार्म की। अब आ जाते हैं कोल्ड पे। कोल्ड पे नॉर्मल चीज है सर। कोल्ड पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है ना ये ऊपर उतनी ऊपर नहीं जा पाते। क्या, उतनी ऊपर नहीं जा पाते, तो यहीं पर सेटल डाउन होते हैं। ठीक, और यहाँ पे सर कम पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कोल्ड में जब पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा का ज्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, यहाँ पे आपका हो जाता है हाई प्रेशर और यहाँ पे आपका हो जाता है लो प्रेशर। मैं समझा क्यों रहा हूँ, अभी जो 18 किलोमीटर 8 किलोमीटर हमने पढ़ा ना उसको समझाने के लिए। ठीक, तो एक चीज याद रखो कि विंड जो है, जो आपकी एयर है, जो हवा है, वो कैसे बहती है सर, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। कौन सर, विंड। ठीक, क्या बोला मैंने, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रहेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर बना कैसे, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। छोटी सी चीज थी, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब उसने एक चीज क्या बोली सर कि ट्रोपोस्फियर जो है, उसने एक चीज क्या बोली कि आपका जो ट्रोपोस्फियर है, क्या सर, ट्रोपोस्फियर जो है वो पोल से 8 किलोमीटर है और आपका इक्वेटर से 18 किलोमीटर। ये कहानी वो गढ़ी इसने, तो देखो ये भैया आपका अर्थ सरफेस है। मान लो सर यहाँ पे आपका पोल है और ये बीच में आपका इक्वेटर है, ये फिर से आपका पोल है। ठीक, तो कुछ ऐसे बोल रहा है, 8 किलोमीटर यहाँ से, 18 किलोमीटर यहाँ से, और फिर से 8 किलोमीटर यहाँ से। क्यों सर, ऐसा क्यों, तो अभी जो मैंने कहानी सुनाई वही कहानी है। देखो क्या है सर, इक्वेटर पे आप भी जानते हो कि इक्वेटर पे हमेशा गर्मी रहती है। गर्मी रहती है मतलब सर वार्म, पार्टी वार्म रहता है। पोल पे आपका क्या होता है सर, कोल्ड होता है। पोल पे आपका क्या होता है सर, कोल्ड होता है। वही बात कहानी आ गई कि वार्म पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये सर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। कहाँ की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो जहाँ पे क्या हो जाता है सर, यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। ठीक, अभी प्रेशर वेशर का काम नहीं, बस हल्का समझा रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में बताया। ठीक, तो वार्म में क्या होता है कि आपकी जो एयर्स है वो ऊपर तक उठती है। उठती है कि नहीं उठती, ऊपर तक, मतलब जो पार्टिकल्स है सर वो ऊपर तक जाते हैं। तो जो भी आपके बादल वादल जो बनते हैं वो सब मैंने बता दिया सर कि बादल वादल कैसे बनते हैं, वाटर वेपर होता है। ठीक, तो बादल क्या है, ऊपर जाके हाइट पे बनाते हैं, मतलब ज्यादा हाइट पे बनाते हैं। वहीं आपके कोल्ड एरिया में हवाएं जो है ऊपर तक नहीं उठ पाती हैं। हवाएं जो है ऊपर तक नहीं उठ पाती हैं, तो आपके जो भी बादल वादल बनाएंगे, हालांकि बनेंगे थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे कम हाइट पे बनेंगे। इसलिए आपका जो ट्रोपोस्फियर का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर पोल से होता है। ठीक, और 18 किलोमीटर आपका इक्वेटर से होता है। ठीक, बात समझ आ गई, छोटी सी चीज थी यार। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई कि सर 8 किलोमीटर क्यों होता है और 18 किलोमीटर क्यों होता है। किसकी बात हो रही है सर, ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। ठीक, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट, अभी भी बताया, बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। देखो ये चीज क्या है सर, कि आपको याद क्या रखनी है। एक तो ये चीज बता दी 8 और 18 किलोमीटर वाली। दूसरी चीज क्या, कि सारे चेंजेस क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड कहाँ पे होते हैं सर, इसी लेयर में होते हैं। कौन सी लेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर में। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। नई चीज क्या होगी सर, कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या है, इसमें टेम्परेचर क्या करता है सर,
डिक्रीज करता है। किसमें सर? ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है? हर 165 मीटर हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब सर, अब सर जहाँ पे ऑक्सीजन है, CO2 है, सारी गैसेस है, पानी भी यहीं पे बन रहा है, बादल भी यहीं पे बन रहे हैं, मतलब सारी जो जीने की चीजें वो इसी स्फीयर में है ना। तो मेन कौन सी हमें किससे मतलब होगा? ट्रोपोस्फियर से ज्यादा मतलब होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सर आगे। क्या बोलता है कि द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आती है सर? स्ट्रेटोस्फियर आती है। और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? ट्रोपोपॉज बोलता है। ट्रोपोपॉज बोलते हैं। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर। देखो, ये जो ग्राफ क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी हर एक लेयर का अपन कर ले, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। The air temperature at the tropopause is about -80 degrees Celsius over the equator and about -45 degrees Celsius over the poles. The temperature here is nearly constant and hence it is called trans and it is called कहाँ पर आ गया? मैंने एक्सोस्फीयर कहाँ आ गया? It is called tropopause. देखो, छोटी सी चीज से बस एक छोटी सी समझाइए। ये देखो, देखो सर, ये है सर आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी एक जगह जाती है और ये सर आपका स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, समझना बात को ना। स्ट्रेटोस्फियर, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, लेयर का नाम हम कैसे रखेंगे? जिस लेयर से आप ऊपर जा रहे हो उसका नाम हल्का सा छोटा सा ट्रोपो, आधा नाम, और पॉज, ट्रोपो पॉज, बस। वो कहना क्या चाह रहा है कि सर हमें मालूम है कि ट्रोपोस्फियर में जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? घट रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? देखो, बढ़ना मतलब 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, इसे हम बोलते हैं बढ़ना। घटना मतलब पहले 18 था, फिर 17 था, फिर वो माइनस में गया, इसे बोलते हैं हम घटन। नॉर्मल चीज है, आपको ही मालूम है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक। इसमें क्या होता है सर? इस लेयर में आपका जो टेम्परेचर वो कैसा होता है? वो होता है, घटता है। ठीक, घटता है। उसने बोला कि सर ट्रोपोज में आपका जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है और स्ट्रेटोस्फीयर में आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कैसे होता है, मुझे ये बताओ। देखो, छोटी सी चीजें समझा रहा हूँ, समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है। अब कहीं पे आप किधर गए तो आपके पास एक +2 था और एक -2 था। मतलब एक, दो कहीं बढ़ रहा था और दो कहीं घट रहा था। तो ये दोनों कट के, जब दोनों कट के जीरो हो जाएंगे तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा सर? जीरो। मतलब कि कुछ नहीं हुआ, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, मतलब क्या हो गया सर? कांस्टेंट हुआ। तो बस वही कहानी है कि ये वो जगह है जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और ट्रोपोस्फेयर घट रहा होता है कि नहीं? स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और ट्रोपोस्फेयर का घट रहा होता है। तो जहां पे बढ़ता है और घटता है, तो जब दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो एक ही टेम्परेचर पे आ जाते हैं। इसीलिए ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर जो है वो सर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही। ठीक है, इसलिए ट्रोपोपॉज का जो टेम्परेचर है सर वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ट्रांजिशनल जोन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। जहाँ पे सर आपका स्ट्रेटोस्फीयर बढ़ रहा होता है तो ट्रोपोस्फीयर का घट रहा होता है, इसलिए ट्रोपोपॉज वहां का है जहाँ पे दोनों बढ़ने और घटने की वजह से 0 डिग्री का डिफरेंस आता है, मतलब कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है। बस इतनी छोटी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। फिर सर कहानी आगे बढ़ती है। The stratosphere is found above the tropopause and extends up to height of 50 किलोमीटर। अब देखो कि भैया क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। अब देखो, आपसे एक नया सवाल हमने अभी पूछा था, मतलब अभी अभी सर उसने बताया, किसने सर? बुक ने बताया कि पोल पे ये सर क्या आपका पोल, और ये क्या आपका इक्वेटर। हमने पढ़ा कि पोल पे सर ट्रोपोस्फियर जो है 8 किलोमीटर तक होता है और आपका जो इक्वेटर पे होता है सर 18 किलोमीटर तक। यही कहानी अभी हमने पढ़ी। किसकी कहानी सर? ट्रोपोस्फेयर की। उसने बोला कि सर ये तो चलो ट्रोपोस्फेयर है, और इसके बाद सर 50 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर तक, इसके बाद 50 किलोमीटर तक आपका क्या होता है सर? आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है कि नहीं? ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है
कि स्ट्रेटोस्फेयर मिनिमम कहाँ पे होगा, ज्यादा कहाँ कम कहाँ पे होगा, ज्यादा कहाँ पे होगा। जैसे ट्रोपोस्फेयर पोल पे कम था, इक्वेटर पे ज्यादा था, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे ज्यादा होगा, बताओ, कमेंट करना। बट फिर भी मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ। बता दूं कि नहीं बता दूं, देखो फिर भी क्वेश्चन बन सकता है, देख लो। नॉर्मल सी बात है यार कि 8 किलोमीटर के बाद अगर आप 50 जोड़ोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से ज्यादा होगा, ठीक। और 18 के बाद छोड़ोगे, देखो इतनी बात समझो कि सर, कहाँ गया यार, कि देखो 50 में से अगर ये 8 को आप घटा दो तो यहाँ पे सर आपको कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और यहाँ 50 से आप इधर घटा दो, 50 से 10 गया 40, 8 गया तो मतलब कितना बच गया सर, ये 32 है ना। तो सर अब मुझे बताओ, आपका यहाँ से 32 किलोमीटर और यहाँ से 42 किलोमीटर, तो ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर किधर पाया जा रहा है, आपके पोल पे, ठीक। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इसलिए बता दिया, कौन, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। इसके बाद जो सारी लेयर रहेंगी वो अप्रोक्स सेम रहेंगी, ठीक। बस यहाँ पे ठीक है, इसको याद रखना, एक ट्रोपोस्फेयर को और एक स्ट्रेटोस्फेयर को याद रखना। ओके सर। फिर क्या बोलता है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, देखो हमने ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट कर लिया, अब हम कहाँ एंटर मार चुके हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सामने आई, कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर। हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था कि सर ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक, किससे बचाती है, यूवी रे से, पढ़ा था ना। तो बस वही, ये कहाँ पे पाई जाती है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, कौन, ओजोन लेयर। फिर क्या बोलता है, this layer absorbs ultraviolet radiation and shield life on Earth from harmful sorry intense harmful form of energy। ठीक, बस स्ट्रेटोस्फेयर का इतना ही था कि भैया 50 किलोमीटर तक रहती है, और उसमें मेन चीज क्या है सर, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। अच्छा एक और चीज, छोटी चीज याद कर लो यार, इससे पता नहीं बताया नहीं है, बस एक छोटी चीज देखो, मुझे बताओ कि सर यहाँ पे तो सर आपकी बारिश वारिश होती है, ऑक्सीजन गैसेस ये सब होती है कि नहीं, पर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेवल में यहाँ पे देखो डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं। ट्रोपोस्फेयर में सर पूरी गैसेस हैं, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे सर डेंसिटी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें, भीड़ भाड़ यहाँ पे ज्यादा है। तो आपके जो एरोप्लेन्स है, कौन सर, आपके एरोप्लेन्स जो है, जेट्स जो है, तो सर क्या इस भीड़ भाड़ इस डेंस जगह में उड़ पाएंगे क्या। आपके ये सब कहाँ पे उड़ते हैं सर, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी डेंस चीजें नहीं होती, ठीक। बात समझ आ गई, स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन और जेट्स उड़ते हैं, बस इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि अब आ जाते हैं सर मीजोस्फीयर में, तो द मीजोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग with increase in altitude and reaches up to -100 degrees Celsius at the height of 80 kilometer. The upper limit of mesosphere is known as the mesopause। अब देखो पॉज वाली चीज बाद नहीं बताऊंगा कि भाई सब में कांस्टेंट क्यों हो जाता है। इतना समझो कि सर ट्रोपोस्फियर में घटता है तो स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, फिर मेसोस्फियर में फिर घटता है, थर्मोस्फियर में फिर बढ़ता है, ठीक। मतलब हर एक लेयर के बाद बढ़ना घटना अल्टरनेट चलता रहता है। इसलिए जो पोज वाली जगह जो है, जैसे स्ट्रेटोपोज हो गया, म्यूजोपोज हो गया, ट्रोपोपोज हो गया, जो ट्रांजिशनल जो जगह है, यहाँ पे आपके जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाते हैं सर, वो हो जाते हैं आपके कांस्टेंट। क्यों सर, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में बढ़ता है तो नीचे वाली लेयर में घटता है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हमें क्या रखना है कि मेसोस्फीयर में आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक। छोटी सी चीज थी, आई होप समझ में आ गई होगी ये बात से। द आयनो फिर आ जाते हैं सर आयनोस्फीयर। द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आयनोस्फीयर। देखो आयनोस्फीयर ना, ये थर्मोस्फीयर की बात बोल रहा है, किसको, थर्मोस्फीयर को ही किसको बोल रहा है सर, वो आयनोस्फीयर बोल रहा है, ठीक। आयनोस्फीयर में क्या होता है, देखो इसमें ना कुछ एटम्स होते हैं, एटम्स पार्टिकल्स, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, आयनोस में। तो सन की रेडिएशन की वजह से ये जो एटम पार्टिकल ये चार्ज जाते हैं, ठीक, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, आयनोस्फीयर। और ये क्यों, और ये किसके लिए यूज होता है हमारे लिए, ये यूज होता है हमारे लिए रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए, फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो सर, देखो ये सर आपका आयनोस्फीयर है, मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक। यहाँ पे एक टावर लगा दिया, अब क्या होगी, रेडिएशन इधर से आयनोस्फीयर से टकराएगी, और यहाँ पे एक टावर है तो आयनोस्फीयर से इधर से रिफ्लेक्ट होके वो इधर को देगी, ठीक। इसकी वजह से जो हमारे रेडियो वेव्स हैं, यही जो वेव्स हैं, इनकी वजह से हम रेडियो एफएम रेडियो जो है आप आराम से
सुन पाते ना। और जो बाकी चीजें अदर, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट लगा के लगते हैं ना, वो उनके काम में आती है। ठीक, सैटेलाइट इनकी मदद करते हैं। जो अदर चीजें हैं, रेडियो वेव्स तो इन आयनोस्फीयर से काम हो जाता है। ठीक, अब फिर क्या बोलता है, टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर। अब यहाँ पे फिर से टेम्परेचर क्या हो जाता है सर, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। किसमें, आयनोस्फीयर बोल दो या फिर थर्मोस्फीयर बोल दो। ठीक, अब थर्मोस्फीयर से भी सर ऊपर एक चीज आती है, एक्सोस्फीयर, मतलब वो स्पेस वाली चीज है, एकदम स्पेस वाली चीज है। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। देखो ये एकदम स्पेस वाली चीज है, तो इसलिए इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं, इसलिए एक्सोस्फीयर बोल दिया है। ठीक, वट एवर कंटेंट्स contents are there, these are extremely rarefied in this layer, and it gradually merge with the outer space. Although all layer of the atmosphere must exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layer. अब भैया जाहिर सी बात है, हमारा जो मेन काम है वो एक स्ट्रेटोस्फेयर से, ठीक, और दूसरा ट्रोपोस्फेयर से, है ना। तो हमने ज्यादा जानकारी सर किसके बारे में पढ़ी, इन्हीं के बारे में पढ़ी। बाकी उनके, बाकी जो अदर लेयर्स है उनसे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक, ये चीज थी। फिर आगे क्या आ गया सर, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक, मतलब कि वेदर क्लाइमेट में और क्या क्या एलिमेंट है सर, की टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, विंड्स होता है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन। इन सब के बारे में इन सब के बारे में आगे भी चैप्टर है, तो सबको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था सर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। एक बार एक सिंपल सा जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं, क्या रिवीजन कर लेते हैं। देखो सेकंड सर, देखो, अच्छा हमने याद करने का भी बताया था कि आपको याद कैसे कराएंगे। देखो आपको अल्फाबेट याद है कि नहीं, ए बी सी डी ये सब याद होगा। देखो बस आपको कम से कम लेयर के नाम तो याद होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, कम से कम लेयर के नाम याद करो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद रखो कि सबसे नीचे क्या आता है सर, अर्थ का सरफेस, है ना। अब आपको कैसे याद करना है मैं वो बताता हूँ। देखो अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट में कौन आता है, टी आता है। टी आता है तो हमने इधर लिख दिया सर टी। टी फॉर ट्रोपोस्फियर, याद रहेगा। ट्रोपोस्फियर से पहले क्या आता है सर, एस, मतलब टी से पहले क्या आता है, एस। मतलब उल्टा अल्फाबेटिक चलाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, स्ट्रेटोस्फियर, है कि नहीं। ठीक, अब फिर एस से ऊपर क्या आता है सर, वो आता है सर, एस से पहले फिर आता है एम, एम फॉर मीजोस्फियर, है ना। एम से पहले क्या आता है सर, आई, आई से आइनोस्फियर, आई से पहले क्या आता है सर, ई, ई से एक्सोस्फियर। ठीक, अब छोटी छोटी चीजें याद कर लें। सर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। इसके बाद ट्रोपोपॉज आता है तो उसमें कांस्टेंट हो जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है सर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर स्ट्रेटोपॉज में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। फिर मीजोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, आइनोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और एक्सोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसका तो पढ़ा ही नहीं, बस यहीं पे समझे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक, इतनी सी चीज समझ में आ गई। अब मेन चीज क्या याद रखनी है कि हमारे जो एरोप्लेन और जेट्स हैं, एरोप्लेन और जेट्स कहाँ पे उड़ते हैं सर, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। साथ ही साथ हमारी O3, जो ओजोन की जो लेयर है, जो कि हमें किससे बचाती है सर, जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। कौन सर, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। वो कहाँ पाई जाती है, वो सॉरी ओजोन, वो कहाँ पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। फिर ट्रोपोस्फेयर में आपके डस्ट पार्टिकल, ठीक, आपके वाटर वेपर्स, और आपके जो ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब जो कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में। आपकी बारिश वारिश कहाँ पे होती है, इसी लेयर में होती है। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी जो भी मैंने अब तक पढ़ा है। और एक ट्रोपोस्फेयर में एक मेन चीज क्या रखनी थी कि पोल से आपका 8 किलोमीटर तक रहता है, और इक्वेटर से आपका 18 किलोमीटर तक रहता है। कौन सा, आपका एटमॉस्फेयर। ठीक, ये मेन चीज थी जो इतनी आपको मेन याद रखना था। ठीक है सर, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का चैप्टर था। ठीक, अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज यार सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब भी करवाओ। ठीक है, तभी थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगा। ओके, बाकी तैयारी करते रहिए। सीडीएस एनडीए के ऊपर ज्यादा टाइम है नहीं आने को, जिसने फॉर्म भरा है। और साथ ही साथ यूपीएससी का भी शायद अभी पेपर है, फॉर्म तो फिलिंग हो ही रहा है, यूपीएससी का भी पेपर है। ओके, तो अच्छा एक बार इसको एमसीक्यू कर लें क्या, देख लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कौन है सर, आपका नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। भैया हमारे लिए कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे बारिश, ऑक्सीजन, CO2 सब पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। फिर बोलता है सी सॉल्ट, पोलन एश, स्मोक, सोट, फाइन सॉल्ट, दीज आर एसोसिएटेड विद, मतलब ये सब क्या है सर, ये सब डस्ट पार्टिकल्स है। क्या है, डस्ट पार्टिकल।
ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जब हम शुरू कर रहे थे गैसियस में, मतलब गैसियस से पहले इंट्रोडक्शन में, तब उसने बताया था 120 किलोमीटर के बाद लगभग ऑक्सीजन जो है नेग्लिजिबल हो जाती है। फिर फिफ्थ क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो CO2 जो है वो सोलर रेडिएशन को तो आने तो देता है, पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है उनको क्या रोक लेता है, जिसकी वजह से बारिश होती तो है, पर अगर ज्यादा अमाउंट में CO2 जनरेट होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, तो सर यही हीट हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। फिर इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और अदर चीजें होंगी। ठीक, तो भैया CO2 अपने को ज्यादा, CFC सब जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक, तो भैया वही चीज है कि नेचर का एक रूल होता है, क्या होता है, प्रकृति का एक नियम है कि अगर तुम आज मुझे बचाओगे तो मैं कल तुम्हारी रक्षा करूंगी, वरना अगर आज तुम मुझे काटोगे तो मैं कल तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा दूंगी। ठीक, ये होता है आपका प्रकृति। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये सब पढ़ते हैं तो समझते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।